अगले दिन सुबह सुबह सेन परिवार विशेष रूप से जीवंत दिखाई दे रहा था। ये बदलाव पारिवारिक बैठक के कारण था जो जल्द ही शुरू होने वाली थी। इसीलिए हर कोई हवेली के बीच मैदान की ओर जा रहा था। इस समय सेन परिवार के सभी लोग कानाफूसी कर रहे थे। सेन परिवार के एक व्यक्ति ने कहा, तुमने सुना, इस बार न केवल बड़े चाचा आए हैं बल्कि तीसरे चाचा भी आए हैं। ऐसा लगता है कि इस बार वे सभी परिवार के मुखिया की सीट को लक्ष्य बनाकर यहाँ आए हैं। तब दूसरे युवक ने कहा, हाँ, भले ही परिवार के मुखिया आदित्य सेन काफी मजबूत हैं, मगर उनका बेटा अब तक मर चुका होगा। वो इतना कमजोर है कि 4 पर्वतीय संप्रदाय के लोगों ने भी वहाँ से वापस भेज दिया था। इस बात से सेन परिवार की इज्जत पूरी तरह से खराब हो गई है। वैसे भी सबसे बड़े चाचा अर्णव सेन हमेशा परिवार के मुखिया से असंतुष्ट रहे हैं, इसीलिए वो निश्चित रूप से इस अवसर का उपयोग कर मुखिया पर आरोप लगाएंगे। क्या पता परिवार के मुखिया की कुर्सी आज अपना मालिक बदल ले। इसी तरह की चर्चाएं सेन परिवार में चल रही थी। आज की पारिवारिक बैठक निश्चित रूप से असाधारण होने वाली थी। इसी समय हवेली के बीच मैदान में आदित्य सेन और दक्ष दोनों आ गए। दक्ष को सुरक्षित और स्वस्थ देखकर अनगिनत लोगों का चेहरा आश्चर्य से भर गया। उनमें से कुछ तो ये भी सोचकर आश्चर्यचकित रह गए कि ये दक्ष अभी तक मरा कैसे नहीं। लेकिन आदित्य सेन की ताकत के डर से उनमें से किसी ने भी अपने मन की बात कहने की हिम्मत नहीं की। जब आदित्य सेन और दक्ष वहाँ पर आए तभी एक तीखी आवाज सुनाई दी, ये कचरे का टुकड़ा निश्चित रूप से भाग्यशाली है, वरना अब तक तो इसे मर जाना चाहिए था। इस आवाज को सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग अपना सिर उठाकर उस आवाज की ओर देखने लगे। उन सभी ने देखा कि जो व्यक्ति अभी बोल रहा था वो एक युवक था। यह युवक दीपांकर सेन का पुत्र था, जो कि सेन परिवार के तीसरे चाचा थे। इस युवक का नाम विपिन सेन था। विपिन सेन और दक्ष दोनों एक ही उम्र के थे। हालांकि विपिन सेन साधारण ऊर्जा के 6वें स्तर पर था, मगर फिर भी वो पुराने दक्ष से कई गुना ताकतवर था। विपिन सेन को देखकर एक युवक ने कहा, अरे ये तो विपिन सेन है, कोई बड़ी बात नहीं कि उसने ऐसा कहने का साहस किया। इसके बाद जब वहाँ मौजूद लोगों ने दीपांकर सेन और अर्णव सेन को एक साथ वहाँ आते हुए देखा तो वो सभी समझ गए कि ये दोनों यहाँ गलत इरादे से आए हैं। अर्णव सेन दक्ष के सबसे बड़े चाचा और आदित्य सेन के बड़े भाई थे। जब आदित्य सेन ने विपिन सेन की बात सुनी तब उनकी आंखें ठंडी चमक से चमक उठी और उन्होंने विपिन सेन को दूर से देखते हुए कहा, आपने अभी जो कहा उससे दोबारा कहिए। इधर जब विपिन सेन ने आदित्य सेन की ये बात सुनी तो उसे अपने पूरे शरीर में डर का एहसास होने लगा और उसने आदित्य सेन की ओर देखने की हिम्मत भी नहीं की। तभी अचानक वहाँ पर आए अर्णव सेन ने कहा, छोटे भाई, आप परिवार के मुखिया के तौर पर ज्यादा ही बुरे साबित होते जा रहे हैं। एक बड़े होने के नाते आप अपनों से छोटों को ऐसे कैसे धमका सकते हैं। ये कहते हुए अर्णव सेन का स्वर ठंडा और मजाकिया दोनों था। इस पर आदित्य सेन ने कहा, हाँ सही कहा, मैं आदित्य सेन अभी भी परिवार का मुखिया हूँ और आगे भी रहूंगा। मगर ये विपिन सेन जो इतना असंस्कारी है तो उसके इस असंस्कारों के लिए किसे दोषी ठहराया जाना चाहिए। आदित्य सेन की ये बात सुनकर दीपांकर सेन ने कठोर स्वर में कहा, मझले भाई, आप बहुत प्रभावशाली हो, लेकिन मैं ये देखना चाहूंगा कि आप कब तक परिवार के मुखिया बने रहते हो। तुम्हारे बेटे को 4 पर्वतीय संप्रदाय से बाहर निकाल दिया गया है और उसे घर वापस भेज दिया गया है। उसने सेन परिवार का चेहरा पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। लोग इसके बारे में कई तरह की बातें कर रहे हैं। दीपांकर सेन की ये बात सुनकर आदित्य सेन ने अपनी ठंडी नजरों से दीपांकर सेन की ओर देखते हुए कहा, मैं कब तक परिवार के मुखिया की सीट पर रह सकता हूँ। दीपांकर सेन, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं जल्द ही परिवार के मुखिया का पद छोड़ने वाला हूँ? क्या आपको लगता है कि आपको ये पद मिल सकता है? क्या आप इसके लायक हैं? ये कहने के बाद आदित्य सेन ने एक कदम आगे बढ़ाया और उनके शरीर से अचानक ठंडी ठंडक निकलने लगी, जिससे विपिन सेन दौड़कर दीपांकर सेन के पीछे छुप गया, क्योंकि उसे लगा कि उसका शरीर बर्फ जैसा ठंडा हो रहा है। आदित्य सेन की यह बात सुनकर दीपांकर सेन ने अपने दांत पीसते हुए कहा, मैं लायक हूँ या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय केवल बड़ों का ही हो सकता है। तुम्हारी राय कोई मायने नहीं रखती। ये कहते हुए दीपांकर सेन का चेहरा काला पड़ गया
उसे उम्मीद नहीं थी कि आदित्य सेन आज इतना दबंग हो जाएगा और अपने सामान्य स्वभाव से इतना अलग व्यवहार करेगा। दीपांकर सेन की इस बात पर आदित्य सेन ने कहा, आप ये तो मानते हैं ना कि मैं आदित्य सेन अभी भी इस परिवार का मुखिया हूँ। आपके पुत्र ने मेरे पुत्र को मेरे सामने अपमानित किया है, तो अब आप ही बताइए कि उसे किस प्रकार की सजा मिलनी चाहिए। ये कहते हुए आदित्य सेन पीछे नहीं हटे और ठंडी हवा और भी भारी हो गई। आसपास की हवा का तापमान लगातार गिर रहा था और वहाँ बर्फ की सफेद परत बनना शुरू हो गई थी। ये देखकर भीड़ में चर्चा शुरू हो गई। किसी ने कहा, मुखिया तो मुखिया होता है, उन्होंने अपनी गरिमा दिखाते हुए सबसे पहले तीसरे चाचा के ऊपर सवाल उठाया। भीड़ में खड़े लोगों के दिल में आदित्य सेन के लिए सम्मान और प्रशंसा का संकेत दिखाई दे रहा था। उन्होंने नहीं सोचा था कि आदित्य सेन तीसरे चाचा और सबसे बड़े चाचा द्वारा शुरू किए गए जाल से आराम से निपट लेंगे। मगर आज का दिन कुछ अलग था। आज आदित्य सेन सब पर भारी पड़ने वाले थे। आदित्य सेन की बात सुनकर इधर दीपांकर सेन ने कहा, आदित्य सेन, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डरता हूँ? इतना कहने के बाद एक शक्तिशाली गर्मी की लहर उठी और ठंड से डटकर मुकाबला करने लगी। ये देखकर दक्ष ने मन में कहा, पिताजी के पास बर्फ की मार्शल स्पिरिट है और इसलिए वो मुख्य रूप से बर्फ की तकनीक का अभ्यास करते हैं। हालांकि दीपांकर सिंह के पास अग्नि की मार्शल स्पिरिट है और वो अग्नि की तकनीक का अभ्यास करते हैं, मगर पानी अग्नि का अभिशाप होता है। दीपांकर सिंह चाहे कितना भी प्रयास कर ले, वो मेरे पिता के खिलाफ आज नहीं जीत पाएगा। इस बार उसका हारना निश्चित है। ये कहने के बाद किनारे पर खड़ा दक्ष अर्नव सेन की ओर देखने लगा। इसी समय अर्नव सेन ने कहा, छोटे भाई, परिवार की बैठक जल्द ही शुरू हो रही है। क्या परिवार के मुखिया होने के नाते आप परिवार के बुजुर्ग को इज्जत देने लायक भी नहीं समझते? सेन परिवार में बुजुर्गों के पास सर्वोच्च अधिकार होता है। वो परिवार के अगले मुखिया को नियुक्त करने का अधिकार रखते हैं। इसीलिए आदित्य सेन पर दबाव डालने के लिए, उन्हें एक कदम पीछे हटाने के लिए अर्नव सेन ने बड़ों की उपस्थिति का इस्तेमाल किया। इस पर आदित्य सेन ने कहा, क्या आप मुझे धमकाने के लिए बड़ों का उपयोग करना चाहते हैं? नहीं, मैं बस आपको याद दिला रहा हूँ कि कुछ ही समय में पारिवारिक बैठक शुरू हो जाएगी। आप दोनों को रुक जाना चाहिए। ये सुनकर आदित्य सेन ने कहा, इसके बाद आदित्य सेन ने दीपांकर सेन को तिरस्कार की दृष्टि से देखा और फिर वो कुछ भी कहे बिना दक्ष के साथ वहां से चले गए। दीपांकर सेन ने आदित्य सेन की आंखों में अपने लिए तिरस्कार पूर्ण भाव देखा, जिसके कारण उसकी आंखें ठंडी हो गई। उसने कहा, इस बार तुम्हारा बेटा भाग्यशाली था, लेकिन अगली बार वो इतना भाग्यशाली नहीं होगा कि मौत को दोबारा से चकमा दे सके। दीपांकर सेन के सबसे बड़े बेटे ध्रुव सेन 4 पर्वतीय संप्रदाय का उत्कृष्ट शिष्य था। उसे आंतरिक शिष्य के रूप में बढ़ती मिलने में केवल कुछ ही समय लगने वाला था। जैसे जैसे उसका स्तर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे परिवार में उसके पिता का स्थान भी बढ़ता जाएगा। दूसरी ओर अर्नव सेन की बेटी तो और भी अधिक प्रतिभाशाली थी। वो पहले से ही स्वर्गीय पर्वत संप्रदाय के आंतरिक शिष्यों में शामिल हो चुकी थी और उसका भविष्य उज्जवल था। तीनों भाइयों में केवल आदित्य सेन का बेटा ही कमजोर था। उसे एक बेकार और नालायक युवक कहा जाता था। दीपांकर सेन और अर्नव सेन इसी बात पर भरोसा कर रहे थे, मगर वो नहीं जानते थे कि दक्ष बदल चुका है। जल्द ही सेन परिवार के सभी लोग मैदान में जमा हो गए। मैदान के बीच में हरे पत्थर का एक स्टेज बना हुआ था, जिसके ऊपर सेन परिवार के मुख्य निर्णयकर्ता बैठे हुए थे। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, कार्यवाही शुरू की जाए। इसके बाद उस मंच पर सबसे पहले दीपांकर सेन खड़े हुए और उन्होंने सीधे सम्मान पूर्वक कहा, बुजुर्गों, कुछ दिन पहले 4 पर्वतीय संप्रदाय के लोगों का हमारे घर आना सम्मान की बात थी। हालांकि वो लोग हमें एक अधमरे बेकार युवक को लौटाने आए थे और उस युवक की वजह से हमारे परिवार की इज्जत पूरी तरह से मिट्टी में मिल गई है। इतना कहकर दीपांकर सेन ने गहरी सांस ली। बात करते वक्त वो आदित्य सेन की तरफ देख नहीं रहा था। उसने अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहा, अब जब हमारे दक्ष ने हमारे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी है, इसीलिए मैं दक्ष को परिवार से अलग करने का सुझाव देता हूँ।
उसके पास सेन परिवार का हिस्सा बनने की योग्यता नहीं है। जब आदित्य सेन ने दीपांकर सेन की ये बात सुनी तब उन्हें बहुत गुस्सा आया। वो दीपांकर सेन का लक्ष्य अच्छे से जानते थे। वो केवल ये देखना चाहते थे कि सामने वाला पक्ष उनके बेटे को परिवार से बाहर कैसे निकालेगा और परिवार के मुखिया के पद पर कैसे कब्जा करेगा। लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि वो सीधे इस मुद्दे से अपनी बात शुरू करेंगे। दीपांकर की बात सुनते ही आदित्य सेन ने कहा, सच कहूं तो आप सीधे मुद्दे पर आने के लिए बड़े उतावले हो रहे हैं, लेकिन मैंने परिवार के मुखिया के रूप में अभी तक कुछ भी नहीं कहा है, तो आप मुझसे पहले बात कैसे कर सकते हैं? जाइए, आप पहले अपनी सीट पर वापस जाएं। इस पर अर्नव सेन ने सीधे आदित्य सेन को जवाब देते हुए अपनी दबंग आवाज में कहा, दूसरे भाई, तुमने जो कहा वो ठीक नहीं है। भले ही आप परिवार के मुखिया हो, लेकिन तीसरे भाई को भी परिवार का इज्जतदार सदस्य माना जाता है। वो केवल परिवार के बारे में सोच रहा है। आपके बेटे ने वास्तव में हमारे परिवार की इज्जत पूरी तरह से खराब कर दी है और इसलिए उसे निष्कासित कर देना चाहिए। इस पर आदित्य सेन ने शांति से कहा, दक्ष मेरा अपना बेटा है, मैं खुद उसे शासित करूंगा। ये मामला किसी भी तरह परिवार से संबंधित नहीं है और निश्चित रूप से इसका फैसला आप नहीं ले सकते। अर्नव सेन, मुझे पता है कि आपकी नजर मेरे पद पर है। चलो, आज मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। आज तुम्हारे और मेरे बीच द्वंद्व किया जाए। अगर आप जीत गए तो मैं अपने बेटे के साथ परिवार छोड़ दूंगा, लेकिन अगर आप हार जाते हैं तो आप ऐसी बकवास बात करना बंद करेंगे। इतना कहने के बाद आदित्य सेन खड़े हुए और सीधे मंच के बीच में चले गए और फिर उनके शक्ति से एक मजबूत बर्फ ऊर्जा निकलने लगी। ये ऊर्जा सीधे अर्नव सेन की ओर बढ़ने लगी। इसके बाद आदित्य सेन ने कहा, अगर आप लड़ना नहीं चाहते हैं तो भी आप पीछे नहीं हट सकते। अब क्या होगा? क्या आदित्य सेन अर्नव सेन पर वार करेंगे? क्या आदित्य सेन के खिलाफ कोई साजिश रची जा रही है? क्या दक्ष अपने पिता को इस साजिश से बचा पाएगा? इसीलिए सुनते रहिए रिबॉर्न इन मार्शल वर्ल्ड, सिर्फ पॉकेट